चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन कहानियाँ लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुझे एक इमरजेंसी की वजह से मेरे गांव जाना पड़ा था। तो 2-3 दिन मैं मेरे गांव में था। पर उस वक्त मैंने कुछ मेरे रिश्तेदारों से उन्होंने महसूस किए किसी भूतिया अनुभव के बारे में पूछा, और उन्होंने तब मुझे कुछ घटनाओं के बारे में बताया। वो घटनाएं उन्हीं के गांव के आसपास या उनके पहचान वाले लोगों के साथ घटी थी। तो आज मैं आपको जो कहानियां सुनाने जा रहा हूं वो मेरे गांव के आसपास की सच्ची घटनाएं हैं और बिल्कुल सच्ची कहानियां हैं। कहानियों को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैंने लोगों को हमेशा भूत प्रेत आत्माओं के बारे में अक्सर एक बात कहते सुना है कि सारे भूत सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। उनकी अपनी एक दुनिया होती है और उनकी अपनी एक जगह होती है, एक हद होती है। ऐसी जगह को हम इंसान भूत से बाधित कहते हैं। वो कभी उस हद उनकी सीमा के बाहर नहीं जाते। अगर कोई इंसान गलती से उनकी हद में चला जाए तो वो उस इंसान को उनकी हद से बाहर जाने की चेतावनी देते हैं। उन्हें कभी ये अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान उनकी उस जगह पर चला जाए। और कुछ जो बुरी आत्माएं होती है वो इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है, उन पर हावी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी हद को छोड़कर बाहर जाना चाहती है। और इसीलिए ऐसी आत्माएं इंसान को अपना शिकार बनाती है। आज की कुछ कहानियां ऐसे ही भूत प्रेत से बाधित जगहों के बारे में है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहली कहानी मुझे मेरे कजिन ने सुनाई थी, जो कि गांव का ही रहने वाला है, और ये कहानी उसके दोस्त किशोर के साथ हुई एक सच्ची घटना है। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो किशोर तब एमआईडीसी में काम किया करता था। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि एमआईडीसी क्या होती है, उन्हें बता दूं कि एमआईडीसी मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब एक ऐसी जगह जहां छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज एक साथ अपना काम करती है, जहां सरकार की तरफ से लोगों को अपनी कंपनी के लिए जगह दी जाती है। तो किशोर तब अपनी शिफ्ट खत्म कर घर वापस जा रहा था। उसके गांव का नाम काशिल है, जो कि सातारा से मतलब एमआईडीसी से करीबन 28 से 30 किलोमीटर दूर है। अब उसकी शिफ्ट रात करीबन 11 बजे खत्म हो गई थी और वो कुछ 11:30 बजे अपनी बाइक लेकर रात अपने घर निकल पड़ा। अब जब वो अपनी बाइक लेकर हाईवे से जा रहा था तो कुछ 12 से 15 किलोमीटर दूर जाने पर उसने बाइक हाईवे से मोड़कर अंदर की ओर ले ली। असल में वो वहाँ सिगरेट पीना चाहता था, पर आसपास कोई भी सिगरेट की दुकान, कोई भी टपरी नजर नहीं आ रही थी। तो उसने अपनी बाइक को हाईवे पर नहीं लिया और वो हाईवे के समांतर जा रहे एक रास्ते से बाइक को लेकर जाने लगा। उसने सोचा कि कहीं कोई टपरी दिखाई देगी तो गाड़ी को रोकना आसान होगा। और उसके बाद कुछ 6 या 7 किलोमीटर उस कच्चे छोटे रास्ते से आगे जाने के बाद अचानक ही बीच रास्ते में उसकी बाइक स्टॉप हो गई। वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बहुत ही सुनसान रास्ता था। तब वो बाइक से नीचे उतरकर देखने लगा कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। और जब वो बाइक को देख रहा था, अचानक उसका ध्यान सामने रास्ते के किनारे गया। वहां रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी, जो कि दिखने में गांव की किसी आम औरत की तरह लग रही थी। हरे रंग की साड़ी, हाथ में चूड़ियां वगैरह। उसकी उम्र 40 से 45 के करीब रही होगी। तब वो औरत उसके पास चली गई और उस औरत ने कहा, माझा मुलगा आजारी आहे, मला घरी जायचंय, मला माझ्या घरी सोडा ना। उसके कहने का मतलब था कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है और मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब किशोर ने उस औरत को कहा, मेरी गाड़ी अभी अभी बंद पड़ गई है, तो माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और ऐसा कहते हुए जब उसने गाड़ी को किक मारी तो गाड़ी झट से चालू हो गई। थोड़ी देर के लिए किशोर भी चौंक गया, क्योंकि वो काफ़ी देर से गाड़ी को शुरू करने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब वो एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। तो किशोर को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि शायद अब उस औरत को कहीं ऐसा न लगे कि उसने जानबूझकर उससे झूठ कहा था कि गाड़ी बंद है। तो फिर किशोर ने उसकी मदद करने की सोची और उस औरत को अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा। किशोर ने गाड़ी पर बैठने के बाद उस औरत से पूछा, घर कुठे है तुमचं, मतलब तुम्हारा घर किधर है? तो उस औरत ने अपनी भाषा में ही जवाब दिया था, बस थोड़ी ही दूर है, घर आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। अब किशोर की हालत थोड़ी अजीब थी, न जाने क्यों, पर उसे वो सब अजीब लग रहा था।
कि एक औरत जिसका बेटा बीमार है वो इतनी रात को यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रही है। पर दूसरी तरफ उसे उस औरत के बारे में बुरा भी लग रहा था। अब जिस रास्ते से वो बाइक लेकर जा रहा था वो रास्ता एकदम खाली था। वहां न कोई गाड़ी थी और न ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। लेकिन पीछे वो औरत होने की वजह से वो बाइक को ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था। कुछ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि आगे उसी रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया और अब किशोर गाड़ी को रोकना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी पीछे एक औरत बैठी हुई थी। पर बाइक जैसे जैसे उस औरत के करीब पहुंच रही थी बाइक अपने आप ही धीमी होने लगी। बाइक का स्पीड एकदम से कम हो गया। किशोर को तब ऐसा लगा जैसे उसका बाइक पर जरा भी काबू न हो और फिर बाइक अचानक ही उस औरत के पास जाकर अपने आप ही बंद पड़ गई। वो औरत भी बिल्कुल वैसी ही हरे रंग की साड़ी में थी। गाड़ी रुकते ही उस औरत ने किशोर से कहा, माझा मुलगा आजारी आहे, मला घरी जायचंय, मला माझ्या घरी सोडा ना। और जब किशोर ने वो बात सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने भी वही कहा था जो कुछ देर पहले पीछे बैठी औरत ने कहा था, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। और फिर किशोर ने उस अंधेरे में गौर से उस औरत को देखा तो वो वही औरत थी जिसे उसने कुछ देर पहले लिफ्ट दी थी। किशोर ने झट से पीछे मुड़कर देखा पर उसके पीछे बाइक पर कोई नहीं था। वो औरत जो अभी कुछ देर पहले उसके बाइक पर बैठी थी वो वहां नहीं थी। उस एहसास से किशोर के हाथ पांव कांपने लगे। उसका गला सूख गया और गले से आवाज निकलना भी बंद हो गया। उस वक्त किशोर ने उस औरत से कुछ भी नहीं पूछा। कुछ पूछने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वो जान चुका था कि ये कोई भूतिया जगह है। उस औरत ने फिर अपनी भाषा में कहा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो ना। पर किशोर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर बाइक फिर से बंद पड़ चुकी थी। किशोर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल वो औरत अपने आप आकर उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। और जैसे ही वो औरत उसके पीछे बैठी बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई और अपने आप ही बाइक चलने लगी। किशोर अच्छी तरह से जानता था कि वो बाइक को चला नहीं रहा था, वो अपने आप ही चल रही थी। वो इतनी बुरी तरह से कांप रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। कांपने की वजह से उसके दांत भी आवाज किए जा रहे थे। उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक न आ जाए। और फिर थोड़ा दूर जाने पर उसने फिर वो भयानक नजारा देखा। सामने देख उसके रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे कुछ पल के लिए थम गया। उसके दिमाग को किसी बिजली के झटके जैसा लगा। किशोर को फिर वहां रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी जो कि बाइक रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। वही चूड़ियों से भरा हाथ, वही हरे रंग की साड़ी। किशोर को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो अजीब हालत में था। अब पीछे मुड़कर देखने की किशोर में हिम्मत ही नहीं थी। उसने बाइक पर लगे शीशे में पीछे की ओर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो कोई छलावा था जिसमें किशोर फंस गया था। बार बार वो उसी जगह पर आ रहा था और बार बार उसे वही सब दिखाई दे रहा था। उसकी बाइक फिर एक बार अपने आप उस औरत के पास जाकर रुक गई और जैसे ही बाइक रुकी तो उस औरत ने इस बार गुस्से में ही कहा, तुला एकदा सांगितलं कळत नाही का? माझा मुलगा आजारी आहे, मला घरी जायचंय, मला माझ्या घरी सोड, नाहीतर मी तुझा जीव घेईन। उस औरत की बात का यह मतलब था कि क्या तुझे एक बार बताया समझ में नहीं आता? मेरा बेटा बीमार है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और ऐसा कहने के बाद फिर वो औरत आकर बाइक के पीछे बैठने लगी। किशोर डर के मारे बाइक से उतरने की कोशिश करने लगा। तब बाइक नीचे जमीन पर गिर पड़ी और किशोर भी लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तब उस औरत ने गुस्से से किशोर की तरफ देखा। किशोर लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था और फिर वो अपने हाथ जोड़कर उस औरत से माफी मांगने लगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत बहुत ही गुस्से से किशोर को घूर रही थी और अगले ही पल उस औरत की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। वो बहुत गुस्से से किशोर की ओर देखे जा रही थी। कुछ ही पल में उस औरत का सर फटने लगा। उसके सर से पानी की तरह खून बहने लगा था और उसके कपड़े खून से लाल लाल हो चुके थे।
वो नज़ारा देखकर किशोर किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगा। किशोर समझ चुका था कि कुछ देर और वो औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो भागते भागते हाईवे की तरफ चला गया। पीछे मुड़कर देखने की उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। वो जब हाईवे पर चला गया तो किसी गाड़ी को रोककर किसी तरह वो अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तब उसे बहुत ही तेज बुखार था। उसके घर वालों ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने उस रास्ते पर मिली उस औरत के बारे में बताया कि किस तरह वो औरत उसे बार बार नजर आ रही थी और किस तरह उसका सर अपने आप फटने लगा था और उसके सर से खून बहने लगा था। किशोर की बात सुनकर उसके घर वाले भी बहुत डर गए। उन्होंने बीच रात जाकर गांव के पुजारी को किशोर के बारे में बताया और फिर जब तक उस औरत के बारे में पता नहीं चल जाता पुजारी ने उस रात किशोर को गांव के मंदिर में ही रुकने को कहा। दूसरे दिन सुबह किशोर के घर वाले और कुछ दोस्त बाइक को ढूंढने निकल पड़े। किसी ने बाइक को उठाकर उसी कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था। जिस किसी ने बाइक को साइड में किया था उसे लगा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस का मामला हो सकता है, तो किसी ने भी उस बाइक को हाथ नहीं लगाया था। और फिर उसके घर वाले उस रास्ते के पास थोड़ी ही दूरी पर जो गांव था वहां चले गए। वहां के लोगों से उन्होंने उस रास्ते के बारे में पूछताछ की और उन्हें उनके बेटे के साथ हुई रात की उस घटना के बारे में बताया। तो उस गांव के लोगों से उन्हें पता चला कि वो औरत उनके ही गांव की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसका बेटा बहुत बीमार था, तो दोपहर को वो पास के गांव से डॉक्टर को बुलाने चली गई थी और जब वो वापस आ रही थी तो किसी ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया था। वो हादसा बहुत ही डरावना था। उस हादसे में उसका सर कुचल दिया गया था। जिस जगह वो औरत दिखाई दी थी वो वही जगह है जहां उसकी मौत हुई थी और कभी कभार लोगों को वो औरत उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई देती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए रात कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद किशोर के घर वालों ने उनके गांव के पुजारी को जाकर उस औरत और उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया, पर रात और दिन भर किशोर में कोई बदलाव और कोई अजीब हरकत दिखाई नहीं दी। तो इस बात से उन्हें राहत महसूस हुई थी कि उस औरत ने किशोर को कुछ नहीं किया था, वो बस उसे दिखाई दी थी। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वो औरत अपने घर तो जाना चाहती थी, पर उसकी एक हद थी, एक सीमा थी जिसे वो पार नहीं कर पा रही थी और इसीलिए किशोर को बार बार वही एहसास हो रहा था। घूम घूम कर वो उसी जगह पर आ रहा था और बार बार वो औरत उसे दिखाई दे रही थी। हालांकि किशोर आज ठीक है, पर जब भी वो किसी को उस घटना के बारे में बताता है उसका शरीर आज भी उस एहसास से कांप उठता है। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हाल ही में मेरे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। हालांकि उस दिन मैं मेरे घर पर नहीं था। मेरी बड़ी चाची का उस दिन सुबह देहांत हुआ था और उस वजह से मुझे गांव जाना पड़ा था। खैर, मैं उस बात को लेकर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, पर इन सब में मुझे खुशी का वो पल देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए और मुझे दिल से सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का, आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कहानी मुझे मेरे दोस्त नरेश ने बताई थी। ये कहानी 4 दोस्तों के बारे में है। हालांकि यह हादसा 3 दोस्तों के साथ ही हुआ था और चौथा दोस्त तब उनसे मिलने जा रहा था, तो इसीलिए वो उस हादसे का शिकार नहीं हुआ था। पर नरेश ने मुझे उस गांव और उस जगह के बारे में बताने से इनकार कर दिया। पर वो घटना बेहद डरावनी थी और इसीलिए मैंने उसका कहानी में रूपांतरण किया है। तो कहानी असल में ऐसी है कि रोहित, सुरेश, उदय और नरेश ये 4 दोस्त थे। चारों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। तो एक दिन उनका प्लान हुआ कि रात को कहीं जाकर पार्टी करते हैं, मतलब सिगरेट बियर वगैरह पीते हैं। और फिर जैसा प्लान था उस हिसाब से तैयारियां होने लगी। किसी ने कुछ खाने का सामान लिया, किसी ने बियर खरीदी, तो किसी ने बाइक का इंतजाम किया और आखिर में नरेश को बस जगह का बंदोबस्त करना था। तो जैसा प्लान हुआ था वैसे नरेश ने उन सबको अपने खुद के गांव आने को कहा। अब गांव के लोग कम से कम 9 बजे या फिर 10 बजे तक सो जाते हैं। तो नरेश ने तीनों दोस्तों को रात 10 बजे के बाद गांव आने को कहा था। नरेश ने अपने ही किसी दोस्त के घर पार्टी का इंतजाम किया था और फिर जैसा प्लान हुआ था ठीक उसी तरह रोहित, सुरेश और उदय तीनों भी सामान लेकर नरेश के गांव की ओर निकल पड़े। वो बाइक चला ही रहे थे कि तभी उदय को मोबाइल पर नरेश का फोन आया।
हेलो उदय, अरे एक प्रॉब्लम हो गई यार। वो जो दोस्त के घर हम बैठने वाले थे ना, वो अब मना कर रहा है, तो अब क्या करें? तो उदय ने रोहित और सुरेश को नरेश की प्रॉब्लम के बारे में बताया। तब सुरेश ने कहा, अरे गांव में पीने के लिए कम जगह है क्या? किसी भी खेत में घुस गए तो घंटा किसी को पता चलेगा। और फिर उन्होंने प्लान चेंज किया और नरेश के गांव के आसपास ही किसी खेत में जाने का प्लान बनाया। और फिर जैसा तय हुआ था वैसा उन्होंने नरेश को गांव के बाहर आने को कहा। अब तीनों भी फिर बाइक शुरू कर उस गांव की तरफ निकल पड़े। तीनों एक ही बाइक पर जा रहे थे। जब वो तीनों नरेश के गांव जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते के किनारे एक मकान देखा। मकान को देख उदय ने वही अपनी बाइक रोक दी। उस मकान को देख लग रहा था कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। आधी अधूरी दीवारें थी, सीमेंट के पिलर बने हुए थे और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। वो 3 मंजिला मकान था। सबसे नीचे की मंजिल की दीवारें थी और ऊपर की 2 मंजिल खुली थी। वहां बस पिलर्स खड़े थे। मकान के आसपास लोहे की तारों का कंपाउंड बना हुआ था और उसी को लगकर लोहे का एक बड़ा सा गेट था। और गेट पर मराठी भाषा में एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था की सदरची जागा विश्रामराव प्रतापराव जाधव यांच्या मालकीची आहे आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय या जागेत पाय ठेवण्याची कुणालाही परवानगी नहीं। इसका मतलब ये था कि इस जगह के मालिक विश्रामराव प्रतापराव जाधव है और उनकी इजाज़त के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाज़त नहीं है। तो उस जगह को देख उदय के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ऊपर की मंजिल खुली है तो वहाँ पर ठंडी हवाएं आएगी, अच्छा मौसम होगा और कोई देखने भी नहीं आएगा। तो पार्टी वहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो उसने उस नए प्लान के बारे में सुरेश और रोहित को बताया। अब सब जवान थे, तो जवान इंसान हमेशा ही जोश जोश में कुछ सोच लेता है पर उसके परिणाम के बारे में वो कभी नहीं सोचता। तो बाकी सब भी तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने नरेश को कॉल किया ताकि उसे वो उस जगह के बारे में बता सके जो कि उसके गांव से कुछ 4 या 5 किलोमीटर ही दूरी पर थी और जगह अच्छी थी और उनके प्लान के मुताबिक थी। तो नरेश के मना करने का सवाल ही नहीं था। पर जब वो उसे कॉल लगा रहे थे तो नरेश कॉल उठा ही नहीं रहा था। उन्होंने 3-4 बार कॉल किया और फिर रोहित ने कहा, अरे रहने दे, बाइक पर होगा, जैसे ही वो गांव से बाहर आएगा वो खुद हमें कॉल करेगा, तब हम उसे बता देंगे कि हम यहाँ इस मकान में रुके हैं और उसे और थोड़ा आगे आने को कहेंगे। तो बाकी दोस्तों ने भी उस बात को ठीक समझा और उस मकान का गेट खोलकर वो अंदर चले गए। उन्होंने आसपास देखा तो सब तरफ ईंटें यहां वहां पड़ी हुई थी। जमीन पर हर तरफ रेत बिखरी हुई थी। मतलब साफ था कि मकान का काम शायद कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। यह देख उन्हें और अच्छा लगा। मतलब यहां कोई भी आता जाता नहीं होगा। दीवारों पर जगह जगह बारीक बारीक पेड़ उगे हुए थे। दीवारों की ईंटें हरी पड़ चुकी थी, उन पर शैवाल उग चुका था शायद। वो तीनों बिना कुछ सोचे वहां बनी गीली फिसलती सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली मंजिल की ओर चले गए। ऊपर की तीसरी मंजिल पर छत नहीं थी और बारिश के दिन थे, तो उन्होंने पहली मंजिल पर ही बैठने का फैसला किया और बैग को नीचे रखते हुए सिगरेट बियर ये बाहर निकाला और वो वहीं बैठ गए। रोहित ने एक सिगरेट सुलगाई और उसी मंजिल के किनारे पर जाकर वही एक पिलर के पास खड़ा हो गया। वो बाहर इधर उधर देख रहा था। मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए बियर जल्दी गर्म होने की कोई बात नहीं थी। जब रोहित सब तरफ देख रहा था तब उसका ध्यान मकान के नीचे गया। उसने देखा कि वहां कोई आदमी खड़ा है जो कि रोहित को ही घूर रहा है। रोहित को लगा कि दोनों में से किसी ने नरेश को मैसेज कर दिया होगा और वो नीचे खड़ा यही देख रहा होगा कि हम तीनों यहां हैं या और कोई है। तो उसने ऊपर से ही उसे आवाज दी, अरे नरेश जल्दी आना, कितना वक्त लगाएगा? और फिर रोहित ने अपनी हाथ की सिगरेट को वहीं उसी पिलर पर बुझाते हुए उस अज्जली सिगरेट को नीचे फेंक दिया। जब वो सिगरेट को पिलर पर बुझा रहा था तो वो नीचे खड़ा इंसान दौड़कर नीचे के कमरे में चला गया। रोहित को लगा कि उसकी बात सुनकर नरेश दौड़कर ऊपर आ रहा है। वो जाकर बाकी दोनों के साथ बैठ गया। उन्हें भी कुछ देर के लिए लगा कि नरेश ही आया है। तो उन्होंने बैग से प्लास्टिक के ग्लास निकाले और बियर की बोतल को खोलना शुरू किया। और फिर उन्होंने एक बियर की बोतल को खोलकर सामने रख दिया और नरेश के ऊपर आने का इंतजार करने लगे। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, पर नरेश ऊपर नहीं आया और नहीं उसकी आवाज आई। तो सुरेश ने रोहित से कहा, तूने नरेश को ही देखा ना, या फिर कोई और था?
तो रोहित ने कहा, अब पता नहीं यार कौन था, पर मुझे लगा नरेश है तो मैंने आवाज़ दे दी, और अगर कोई दूसरा भी होता तो अब तक ऊपर आ चुका होता। तो उदय ने हंसते हुए कहा, अरे वो नरेश नहीं, अपने जैसे ही कोई और होगा जो पीने के लिए जगह ढूंढते हुए यहाँ आया था, और अब हमें देख वो भाग गया होगा। चल जाने दे, अब बोतल खोल ही दी है तो शुरू करते हैं। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बियर ग्लास में भरी और पीना शुरू किया। तब रोहित अपने मोबाइल से नरेश को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मोबाइल को रेंज नहीं पकड़ रही थी। तो रोहित ने कहा, अजीब बात है यार, अभी थोड़ी देर पहले नीचे अच्छा नेटवर्क आ रहा था और यहाँ ज़रा भी नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो उदय ने भी अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके मोबाइल को भी बिल्कुल भी रेंज नहीं थी। तब सुरेश तो पीने में लगा पड़ा था। उदय ने उठकर मोबाइल हाथ में लिया, आसपास घूमकर नेटवर्क तलाशने लगा। जब वो मकान के एकदम किनारे जाकर खड़ा हो गया तब उसे वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क मिला। वो उस पहली मंजिल के एकदम किनारे पर खड़ा था, जो कि सीमेंट का बस एक बीम था, और वहाँ कहीं भी दीवारें नहीं थी, बस पिलर्स खड़े थे। उसने अपना हाथ एकदम बाहर निकाला तो मोबाइल को फुल नेटवर्क मिला। उसने फिर अपना हाथ अंदर ले लिया और फिर नेटवर्क चला गया। उसने फिर एक बार अपना हाथ बाहर निकाल कर देखा तो फिर से नेटवर्क पकड़ने लगा, और जब फिर उसने अपना हाथ अंदर ले लिया तो फिर नेटवर्क गायब हो गया। उदय ने परेशान होकर कहा, अबे अजीब मकान है यार, मकान के बाहर हाथ निकालो तो फुल नेटवर्क दिखाई देता है, और जैसे ही हाथ को अंदर लो तो नेटवर्क जीरो हो जाता है। तो रोहित ने भी उठकर एक दो बार ट्राई किया, उसके साथ भी वही हुआ। तो रोहित ने कहा कि रुक, मैं ऊपर की मंजिल पर जाकर देखता हूँ, वहाँ सब तरफ खुला है तो फुल रेंज आएगी। और ऐसा कहकर रोहित ऊपर चला गया। वो जब ऊपर जा रहा था तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। उसने एक दो बार पीछे मुड़कर भी देखा, पर पीछे कोई नहीं था, और आखिरकार वो ऊपर की मंजिल पर चला गया। तो वहाँ भी वही हालत थी। रोहित ने हर कोने में जाकर देखा, पर जरा भी रेंज नहीं मिल पा रही थी। रोहित को ये थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ इतना खुला होने के बावजूद यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। उसने जैसे नीचे के फ्लोर पर किया था वैसा ही यहाँ किया, हाथ बाहर निकाला और अंदर लिया, तो वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाथ को बाहर निकालते ही नेटवर्क पकड़ता था और हाथ को अंदर लेते ही जीरो हो जाता था। रोहित को थोड़ा गुस्सा आया और वो वापस नीचे चला गया। उसने वहाँ जाते ही उदय से कहा, अबे ऊपर भी वही हालत है, ज़रा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। रुक, मैं नीचे जाकर देखता हूँ और सबसे पहले नरेश को फ़ोन करता हूँ, नहीं तो नरेश को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं और वो हमें यहाँ वहाँ ढूंढता बैठेगा। और ऐसा कहकर रोहित नीचे चला गया। नीचे जाकर वो मकान के बाहर गया और बाहर गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने मोबाइल निकाला तो अब फुल नेटवर्क आ रहा था। तभी उसका ध्यान पास लगे उस बोर्ड की ओर गया जिस पर लिखा था कि इस जगह के मालिक विश्राम राव प्रताप राव जाधव है और उनकी इजाज़त के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाज़त नहीं है। रोहित ने वो पढ़ा और उस बात को नज़रअंदाज करके उसने नरेश को कॉल लगाया। अरे नरेश, कहाँ है तू? जल्दी आना यार। अरे बस 1 मिनट में निकल रहा हूँ, गांव के बाहर ही मिलता हूँ। तो रोहित ने कहा, अरे नहीं, थोड़ा आगे चले आ, हम यही रास्ते में ही एक मकान में रुके हुए हैं। तो नरेश ने कहा, कौन सा मकान? पर इस बार नरेश की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। तो रोहित ने कहा, अरे तेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। अरे हम यही रास्ते में एक मकान में है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद थोड़ा पुराना है पर पार्टी करने के लिए एकदम मस्त जगह है। किसी विश्राम राव का मकान है। रोहित की वो बात सुनकर नरेश उससे कुछ कहना चाह रहा था। अबे पागल हो गए क्या? जल्दी से निकलो वहां से, अभी के अभी। पर नरेश की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित को उसकी बात जरा भी समझ में नहीं आई। उसे लगा कि यहाँ रेंज का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसने फ़ोन को ऊपर पकड़ते हुए नेटवर्क को ठीक करना चाहा, और तभी उसका ध्यान उस आखिरी और तीसरी मंजिल की ओर गया। वहाँ कोई था जो रोहित को घूर रहा था। तो रोहित ने भी गौर से उसे देखने की कोशिश की और उसने नीचे से ही आवाज़ दी, कौन है? सुरेश? उदय? ये तुम हो क्या? और तभी अचानक ही उसके हाथ में जो मोबाइल था वो इतना गर्म हो गया कि उसने हाथ से मोबाइल झटक दिया। उसने अपने हाथ पर फूंक मारी और फिर उसने ऊपर देखा, पर अब वहाँ कोई नहीं था। रोहित को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि यहाँ इस जगह कुछ गड़बड़ लगती है। इस जगह आने के बाद से उसे अंदर ही अंदर जो एहसास हो रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था। उसे यहाँ आने के बाद से ही अजीब सा लग रहा था। वहाँ की हवा भी घुटन से भरी लग रही थी, बस उसी जगह की।
और फिर रोहित ने नीचे पड़ा अपना मोबाइल उठाया और वो ऊपर जाने लगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाला था, तब उसे एहसास हुआ कि उसी सबसे नीचे की मंजिल पर कोई है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो मकान के एक कोने में दीवार से लगकर कोई इंसान खड़ा था, जो कि फिर से रोहित को घूरे जा रहा था। रोहित ने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की, तब रोहित को उस कोने से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। एक अजीब सी आवाज, कानों से दिमाग तक जाती उस आवाज ने रोहित के दिमाग को एकदम ठंडा कर दिया। रोहित ने फिर डरते हुए आवाज दी, कौन है, कौन है? और फिर सामने वाले उस इंसान ने कहा, मैं इस जगह का मालिक विश्राम राव प्रताप राव जाधव। यह जगह मेरी है और तुम मेरी इजाजत के बगैर यहां आए हो। तो रोहित को लगा कि यह इंसान शायद इसीलिए उसके पीछे पड़ा है। तो उसने कहा, सर माफ करना, हमें पता नहीं था कि यह आपकी जगह है। तो उस इंसान ने गुस्से में ही कहा, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तुमने अभी अभी पढ़ा ना? और रोहित आगे कुछ कह पाता तब तक वो इंसान, वो जो कोई भी चीज थी, वो रोहित पर झपट पड़ी और अगले ही पल रोहित की बस एक दर्द भरी चीख उस जगह पर गूंजी। वहां ऊपरी मंजिल पर बैठे उदय और सुरेश ने भी वो आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर वो कांप उठे। सुरेश ने कहा, अबे ये रोहित की आवाज थी ना? तो उदय ने कहा, लग तो वैसी ही रही थी। तभी उन्हें रोहित सीढ़ियों से ऊपर आता दिखाई दिया। तो सुरेश ने उससे कहा, क्या बे, चीखने को क्या हुआ था तुझे? रोहित ने डरते हुए उन्हें कहा, अबे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ है और हम सबको मारने वाला है। तो उदय ने पूछा, अबे कौन मारने वाला है हमें? तो रोहित ने उदय की ओर देखते हुए उतनी ही ठंडी आवाज में उसे जवाब दिया, विश्राम राव प्रताप राव जाधव, इस घर का मालिक। और फिर सुरेश उसकी बात को सुनकर हंसने लगा। तभी उन्हें नीचे से मोबाइल बजने की आवाज सुनाई दी। उदय ने रोहित से पूछा, अभी ये तो तेरे मोबाइल की आवाज है ना? पर रोहित ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उठकर ठंडे कदमों के साथ सीधे नीचे चला गया। तब सुरेश ने कहा, अबे इसे क्या हो गया, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है? उन्हें लगा कि रोहित मोबाइल लेने नीचे गया है, पर फिर भी बहुत देर तक मोबाइल की आवाज आ रही थी। तो सुरेश उठकर आगे किनारे तक चला गया और उसने वहां से नीचे झुककर देखा। नीचे मकान के बाहर जमीन पर रोहित का मोबाइल पड़ा हुआ था और उसके पास ही सीमेंट की पानी की टंकी बनी हुई थी। वहां टंकी के पास कोई लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। सुरेश ने नीचे उसे आवाज दी, अबे रोहित ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? उठ, अरे नरेश का फोन होगा। और तब सुरेश का ध्यान आगे गया। तभी सामने रास्ते पर एक बाइक आकर खड़ी हो गई। वो नरेश था और उसने हाथों से इशारा करते हुए सुरेश को नीचे आने को कहा। यहां सुरेश भी उसे इशारा करते हुए ऊपर आने को कह रहा था। अबे ऊपर आना, और आते आते उस बेवड़े को भी लेकर आ, देख कैसा पड़ा हुआ है। तो सुरेश की बात सुनकर नरेश ने भी नीचे देखा तो वहां रोहित की बॉडी पड़ी हुई थी। वो देख नरेश ने चीख कर सुरेश को नीचे आने को कहा और तभी नरेश ने देखा कि सुरेश के पीछे कोई खड़ा है। नरेश की उस गेट के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और अगले ही पल किसी ने सुरेश को पीछे से धक्का दे दिया और वो चीखते हुए पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ा। नरेश यहां डर के मारे कांप रहा था। सुरेश को नीचे गिरता देख उदय दौड़कर वहां चला आया। उसने भी नीचे झुककर देखा तो सुरेश नीचे दर्द के मारे तड़प रहा था। नरेश ने फिर चिल्लाकर उसे कहा, पीछे जा, यहां मत आ। नरेश ने भी चिल्लाकर उसे पीछे हटने को और नीचे जल्दी आने को कहा। उदय ने नीचे देखा तो नीचे एक तरफ रोहित की लाश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सुरेश तड़प रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर नीचे जाने लगा। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि उस मकान के कोने में कोई इंसान खड़ा था। वो सीढ़ियां उतरते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया और कांपती थरथराती आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम? तो उस इंसान ने ठंडी आवाज में उसे जवाब दिया, विश्राम राव प्रताप राव जाधव, इस जगह का मालिक। और उसकी आवाज सुनकर उदय दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। तब उसने देखा कि नरेश गेट के अंदर आया था और सुरेश को घसीटते हुए गेट के बाहर ले जा रहा था। तभी यहां उदय का पैर किसी ईंट या पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उदय बहुत जोर से चीखा तो नरेश का ध्यान उस मकान की ओर गया। तब नरेश ने देखा
कि कोई था जो उदय के पीछे खड़ा था और उसका पैर पकड़कर वो उसे अंदर खींच रहा था। नरेश समझ गया कि अब उदय को बचाना मुश्किल है। वो किसी तरह सुरेश को खींचकर गेट के बाहर चला गया और उदय का इंतजार करने लगा। पर कुछ देर बाद नरेश और सुरेश को उदय की बस चीखें सुनाई दी। वो चीखें सुनकर दोनों की भी हालत खराब हो गई थी। तब सुरेश दर्द से कराहते हुए नरेश को वहां से निकलने को कह रहा था। जब उदय की आवाज आना बंद हो गया तो नरेश समझ गया कि उदय अब नहीं रहा, तो उसने किसी तरह सुरेश को उठाकर बाइक को पकड़कर खड़े रहने को कहा। ऊपर से गिरने की वजह से सुरेश की एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक हाथ का शोल्डर फिसल चुका था, जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। नरेश जब बाइक पर बैठ रहा था तब उन दोनों का ध्यान ऊपर उस मकान की ओर गया। वहां ऊपर वो इंसान खड़ा था, विश्रामराव प्रतापराव जाधव, और उन्हें देख वो अजीब तरह से हंस रहा था। नरेश ने सुरेश को किसी तरह पीछे बिठाया और उसे वो अपने गांव लेकर चला गया। दर्द की वजह से रात को सुरेश कब बेहोश हो गया उसे भी पता नहीं चला। दूसरे दिन वो एक सरकारी अस्पताल में था और जब वो होश में आया था तब पुलिस उससे पूछताछ करने वहां आई थी और पूछताछ करके वो वहां से चली गई। तब सुरेश को पता चला कि असल में वो जगह जिस इंसान के नाम पर थी, मतलब विश्रामराव प्रतापराव जाधव, वो जिंदा ही नहीं था और कुछ साल पहले ही उसकी उस जगह पर मौत हो गई थी। उसके और उसके किसी भाई के बीच उस जमीन और उस मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था। तब विश्रामराव ने उस जगह पर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया था। झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दिन गुस्से में आकर विश्रामराव के भाई ने उस जगह और उस मकान को हड़पने के लिए उसे मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो जगह उसे नहीं मिली, क्योंकि विश्रामराव आज भी वही है। वो किसी को वहां आने नहीं देता। उस घटना के बाद सुरेश जब ठीक हुआ तो उसे भी कुछ महीनों की सजा हुई। हालांकि उस पर रोहित और उदय के खून का इल्जाम लगने वाला था, क्योंकि घटना के वक्त उन तीनों के अलावा वहां कोई नहीं था। पर अच्छी बात यह थी कि कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे कम सजा हुई। उसे बस उसकी लापरवाही और किसी की परमिशन के बगैर उसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में बस कुछ महीनों की सजा हुई थी। नरेश का कहना है कि विश्रामराव का कोई भी वारिस न होने की वजह से सरकार ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां एक और बोर्ड लगा दिया है कि यह प्रॉपर्टी सरकार की है। पर वो दूसरा बोर्ड अब भी वही है जिस पर लिखा है, इस जगह के मालिक विश्रामराव प्रतापराव जाधव है और उनकी इजाजत के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाजत नहीं है। ये तीसरी और आखिरी कहानी मुझे मेरे चाचा ने सुनाई थी। उन्होंने मुझे इस कहानी और जगह के बारे में बताया है, पर उन्हें लोगों के नाम पता नहीं थे। तो कहानी कुछ ऐसी है। सातारा शहर के पास कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर कास पठार नाम की एक जगह है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी इस नाम से भी जाना जाता है। वहाँ बारिश के दिनों में मौसम बहुत ठंडा और आरामदायक होता है। हालांकि वहाँ घूमने के लिए नवंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बारिश खत्म होने के बाद और सर्दी के मौसम में वहाँ हर तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग रंग के और अलग अलग प्रजाति के फूल। आज तक वहाँ बहुत से फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और लोग अक्सर वहाँ घूमने जाया करते हैं। तो एक दिन की बात है जब कुछ 6 या 7 दोस्त वहाँ घूमने चले गए थे। तब दीपक नाम का एक लड़का वहीं एक जगह अकेला बैठा हुआ था, जो कि वहीं किसी आसपास के गांव का रहने वाला था। वो जो 6-7 दोस्त थे वहाँ फूलों की घाटी में घूमने आए थे। वो पहली बार वहाँ आए थे। उन्हें भी उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तब जाने अनजाने में उनकी मुलाकात दीपक से हो गई। इसकी शुरुआत फ़ोटो निकालने से हुई थी। जब वो सारे दोस्त एक साथ अपनी फ़ोटो खींचना चाहते थे तो उन्होंने दीपक को उनकी फ़ोटो खींचने को कहा था। वो सारे दोस्त हंसी मजाक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। तो बात करते करते उनकी दीपक से अच्छी दोस्ती हो गई। अब नॉर्मली जब किसी से जान पहचान हो जाती है तो हम उसके घर और परिवार के बारे में पूछते हैं। तो उन दोस्तों ने भी दीपक को उसके घर और परिवार के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि दीपक वही किसी आसपास के गांव का रहने वाला है। तब बातों बातों में दीपक ने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले वो भी अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने आया था, पर अब उसका कोई दोस्त नहीं है। वो अकेला ही यहाँ घूमने चला आता है। उन्हें दीपक की बात सुनकर बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने दीपक को उनके साथ वक्त बिताने को कहा। दीपक बहुत ही खुशमिजाज लड़का था।
कुछ ही वक्त में दीपक उनके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया। दिन भर वो उनके साथ उस घाटी में घूमा, उनके साथ खाना खाया, मस्ती की, और ऐसे ही मस्ती मस्ती में वो दिन बीत गया। शाम होते होते सब वापस घर जाने की बात करने लगे। तब उन्हें महसूस हुआ कि दीपक उनके साथ नहीं है। सब यही कह रहे थे कि अभी तो यही था, अचानक कहाँ चला गया। तो किसी ने कहा, अभी 2 मिनट पहले तो हमने आपस में बात की थी और अचानक कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तब उन्होंने सोचा कि दीपक यहीं आसपास के गांव का है, तो शायद यहीं किसी बीच रास्ते से घर निकल गया होगा। पर उन सबको ये अजीब लगा कि वो दोपहर से उनके साथ था, उनके साथ घूमा था, खाना खाया था, और अब जाने के वक्त बिना बताए वो चला गया। तब उन्हीं में से किसी एक ने कहा, उसने हमें बताया था कि कुछ साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था और अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है, वो अकेला ही यहाँ घूमने चला आता है। तो शायद उसे बुरा लगा होगा कि हम भी उसे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए बिना बताए वो चला गया होगा। तो फिर सब ने दीपक को सरप्राइज देने के बारे में सोचा और वो सब गाड़ी लेकर उसके गांव की ओर चले गए। जब वो उसके गांव गए तो लोगों से दीपक के बारे में पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। तब एक आदमी उस घर के बाहर खड़ा था, तो उन्होंने उस आदमी को बताया कि वो सब दीपक के दोस्त हैं और उससे मिलने आए हैं। तो दीपक के पिताजी ने उनका स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर आने को कहा। वो सब अंदर चले गए। तो पिताजी ने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ, कुछ काम था क्या? तब उन दोस्तों में से एक ने कहा, नहीं, हम बस ऐसे ही आए थे, दीपक हमें बिना बताए चला गया, तो हम बस उससे मिलना चाहते थे। तब दीपक के पिताजी ने दीपक की माँ की ओर देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाहते थे। तब दीपक के पिताजी ने फिर कहा, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर दीपक को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। दीपक के पिताजी की बात सुनकर वो सारे दोस्त चौंक गए और उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आज दिन भर हमारे साथ था। हम उस कास पठार मतलब उस फूलों की घाटी में घूमने गए थे, वहीं हमारी मुलाकात हुई थी और उसने हमसे बात भी की। वो दिन भर हमारे साथ घूमा और हमारे साथ खाना भी खाया था। तब दीपक के पिताजी ने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं कि फिर आप किस दीपक के बारे में बात कर रहे हो। तब उनमें से एक दोस्त की नज़र पास की दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर गई और उसने उस तरफ हाथ करते हुए कहा, अरे यही तो है वो, यही दीपक है, यही तो दिन भर हमारे साथ था। अब उनकी बात सुनकर दीपक के पिताजी भी चौंक गए और उन्होंने कहा, देखो बच्चों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है कि ये दीपक की तस्वीर है, पर दीपक जिंदा नहीं है। उसे गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। कुछ 5 साल पहले वो उसी जगह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और पता नहीं कैसे अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ा और उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, उसे अस्पताल लेकर भी चले गए, पर तब तक उसकी जान जा चुकी थी। तब दीपक की माँ उन लोगों की बातें सुनकर रोने लगी और रोते हुए वो अंदर के कमरे में चली गई। वो सारे दोस्त एक अजीब हालत में थे। उन्होंने अपना कैमरा निकालकर हर तस्वीर को देखा, पर एक भी तस्वीर में दीपक नजर नहीं आ रहा था। दीपक के साथ जो भी तस्वीरें ली गई थी वो सारी की सारी एक तो ब्लैंक थी या फिर उसकी जगह खाली थी। पर यह सच था कि उन्होंने दीपक को देखा था, उसके साथ घूमे थे, उससे बात भी की थी। पर अब यह बताना मुश्किल था कि आखिर वो क्या था जो उन्होंने दिन भर महसूस किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर